ध्यान से सुनेंगे बेटा। जब पहले हमने बेसिकली लॉकडाउन से पहले जो हमारी क्लासेस हुई थी, उसमें हमने अलॉटमेंट का चैप्टर पढ़ा था, जहाँ पर हमने अलॉटमेंट के बारे में पढ़ लिया था कि अलॉटमेंट क्या होती है, राइट। अब उसमें फिर बेसिकली बेटा कॉल्स का टॉपिक चल रहा था, जैसे अलॉटमेंट कर दिया, राइट। अलॉटमेंट हमेशा इंस्टॉलमेंट के बेसिस में होती थी, राइट। कि आपने अलॉटमेंट किया, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, वट जो भी सिचुएशन चलता था आपका, राइट। तो वही कॉल्स के रिगार्डिंग और उसके फोर फीचर के रिगार्डिंग के आगे के प्रोविजन हमें डिस्कस करने हैं, राइट। तो कॉल्स क्या होती है, राइट। कॉल्स को कैसे डिमांड करा जाता है, राइट। कंपनी कितने अमाउंट डिमांड कर सकती है, कितने टाइम में डिमांड कर सकती है, वो सारी चीजें बेटा आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जरा कॉल्स की डेफिनेशन देखते हैं। देखो, अ कंपनी इशू शेयर्स टू इट्स मेंबर, ठीक है, मे कॉल द मनी ड्यू ऑन शेयर्स एट इंटरवल डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट फॉर फंड इम्प्लीमेंटिंग द ऑब्जेक्टिव इन शेयर होल्डर, ठीक है। ऑल्सो प्रिपेयर द पेमेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। यानी कि ध्यान सुनना बेटा, कंपनी ने शेयर इशू किए, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कंपनी एक ही बारी में सारा पैसा मांग दे, ठीक है। जब भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी या उसका कोई प्रोजेक्ट होगा तो कंपनी उस हिसाब से पैसा मांगती रहेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा होता है, अमाउंट पेबल इन एप्लीकेशन। ये तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका था, जो भी एप्लीकेशन में अमाउंट पे होगी बेटा, वो टोटल नॉमिनल वैल्यू का 5% पे होगी, ठीक है। 5% पे करने के बाद हम आपको शेयर अलॉट कर देंगे बेटा। अब आपको शेयर अलॉट हो गए, शेयर अलॉट के बाद बेटा आपसे अलॉटमेंट करी जाएगी। अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद कॉल्स, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, जो भी होगा बेटा कंपनी के बेसिस पे वो रहेगा। नाउ क्वेश्चन ये आता है, सर जब कंपनी कॉल डिमांड करती है तो एक वैलिड कॉल डिमांड करने के रूल्स क्या होते हैं? व्हाट आर द रूल्स फॉर डिमांडिंग द वैलिड कॉल? एक वैलिड कॉल को डिमांड करने के क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या रिक्विजिट्स होते हैं? हालांकि हमने लिखवाए तो थे पहले बेटा, तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू मेक अ कॉल ऑन शेयर, ठीक है। देखो, द पावर टू मेक कॉल्स इज एक्सरसाइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन इट्स मीटिंग, ठीक है, मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन। यानी कि कॉल्स को डिमांड करने की पावर किसके पास है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होती है। यानी कि सर कॉल डिमांड करने के लिए विल नीड टू रिक्वायर्ड पास बोर्ड रेजोल्यूशन, हमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत पड़ेगी। द बोर्ड इन मेकिंग कॉल्स मस्ट ऑब्जर्व द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स, अदरवाइज कॉल्स विल बी इनवैलिड। ध्यान से सुनना, जब भी कंपनी कॉल डिमांड करेगी पहले तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगी और फिर ये देखेगी क्या हमारा आर्टिकल्स हमें ऑथराइज करता है कॉल डिमांड करने के लिए या नहीं। अगर आर्टिकल ऑथराइज नहीं कर रहा है बेटा, ठीक है, और आपने कॉल डिमांड कर दी तो उस कॉल को हम इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, फिर आप आर्टिकल देखोगे, इफ आर्टिकल ऑथराइज द कॉल्स ऑफ डिमांड और नॉट, ठीक है। फिर देखो, कॉल्स टू बी मेड बोनाफाइड इन इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। पहला पॉइंट था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए, दूसरा पॉइंट है बेटा कॉल्स जब आप डिमांड करोगे ये हमेशा कंपनी के इंटरेस्ट में होनी चाहिए। देखो, द पावर टू मेक कॉल्स इन अ नेचर ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, एंड मस्ट बी एक्सरसाइज ओनली बेनिफिट ऑफ द कंपनी। यानी कि बेटा कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप कॉल्स डिमांड कर रहे हो, दैट इज नॉट, कंपनी के बेनिफिट में होनी चाहिए। यानी कि डायरेक्टर अपने बेनिफिट के लिए कॉल्स को डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, नॉट फॉर द प्राइवेट एंड ऑफ द डायरेक्टर, प्राइवेट डायरेक्टर के पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। इफ द कॉल मेड इन द पर्सनल बेनिफिट्स तो वो उसको हम क्या मान लेंगे बेटा, इनवैलिड मान लेंगे। यानी कि सर पहला पॉइंट था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दूसरा पॉइंट था बेटा कॉल हमेशा बोनाफाइड, यानी कि सर कंपनी के इंटरेस्ट में ही आप डिमांड करोगे, पर्सनल इंटरेस्ट में आप कॉल्स को डिमांड नहीं कर सकते। अगर आप पर्सनल इंटरेस्ट में कॉल डिमांड करोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, कॉल इनवैलिड डिक्लेयर कर दी जाएगी, ठीक है। फिर आता है तीसरा पॉइंट, कॉल्स मस्ट बी इन यूनिफॉर्म बेसिस। इसका मतलब क्या है, देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 49 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, कॉल्स ऑन सेम क्लास ऑफ शेयर्स मस्ट बी मेड इन यूनिफॉर्म बेसिस, हेंस कॉल कैन नॉट बी मेड ओनली सम मेंबर अनलेस दे कॉन्स्टिट्यूट द सेपरेट क्लास। ध्यान से सुनना, एक सिचुएशन क्या है, कॉल जब भी डिमांड होगी बेटा वो यूनिफॉर्म बेसिस में होगी। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने शेयर इशू करे थे, राइट, और 1 लाख शेयर होल्डर को फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैं बेटा 50,000 से मांग रहा हूँ 10 रुपए और बाकी लोगों से मांग रहा हूँ 12 रुपए, ठीक है। यानी कि मैं कहीं ना कहीं एक अनफेयर अनयूनिफॉर्म बेसिस पे कर रहा हूँ बेटा, तो ये यूनिफॉर्म बेसिस नहीं है। अगर मैं 10 रुपए डिमांड कर रहा हूँ तो सभी से 10 रुपए, या मैं 12 डिमांड कर रहा हूँ तो सभी से 12 रुपए ही लूंगा। तो इसको बोलते हैं कॉल मस्ट बी ऑन बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म बेसिस, ठीक है। कॉल हमारी यूनिफॉर्म बेसिस पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है नोटिस ऑफ कॉल्स। देखो, आप बेटा शेयर होल्डर से बेटा क्या मांग रहे हैं, पैसा। तो ऐसा नहीं ना कि आज आपने बेटा एकदम से कॉल डिमांड कर दी, उसे पता भी नहीं है, मेंबर को पता भी नहीं कि कंपनी कॉल डिमांड करने वाली है, आपने सीधे सीधे बोल दिया कि भाई आज हमें इतना पैसा चाहिए, कहाँ से अरेंज करेगा वो?
तो कहते हैं, एक रूल कहता है कि भैया जब भी आप कॉल्स डिमांड करोगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, नोटिस इशू करोगे, ठीक है। अब वो नोटिस कितने दिन का होगा थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बट सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, नोटिस दोगे। 14 डेज का होता है बेटा। नोटिस इशू किया, नोटिस के 14 दिन के अंदर अंदर बेटा मेंबर को डिसाइड करना होगा कि वो पैसे देगा या नहीं देगा, ठीक है। तो देखो, द नोटिस ऑफ कॉल मस्ट बी एग्जैक्ट अमाउंट टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है। नोटिस ये भी स्पेसिफाई करेगा अगर आपने पैसे टाइम पे नहीं दिए तो आपके साथ क्या होगा, यानी कि आपके शेयर फॉरफिट हो जाएंगे, तो ये वार्निंग भी नोटिस में दी जाएगी। 4 पॉइंट हो गए बेटा हमारे। पहला पॉइंट था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए। दूसरा था हमारे पास कॉल हमेशा कंपनी के इंटरेस्ट में होनी चाहिए। अगला, यूनिफॉर्म बेसिस पे डिमांड करोगे। कॉल डिमांड करने से पहले आप एक नोटिस को इशू करोगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बेटा, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा एक काम करो, अपने एक बार वीडियो ऑन कर दो, सारे वीडियो ऑन कर दो, वीडियो अलाउ कर दो। हमारी शक्ल तो देखूं, ऐसा लग रहा है अपने आप को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, डिम्पल, तुम क्या नहा के नहीं आई क्या? सारे अलाउ करो, नलायक को पढ़ाऊंगा तो मैं देख के मैं। करो, अलाउ करो। हाँ, मेरी शकल नालायक हो, नहा लिया करो। चलो देखो इधर, टाइम लिमिटेशन फॉर रिसीविंग द कॉल्स। ध्यान से सुनना। अब कॉल मनी रिसीव करने के लिए क्या होगा, ठीक है, ओके डन। इफ द इशूअर, कौन बेटा, इशूअर। अब जरा ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ देखो, टाइम लिमिटेशन फॉर रिसीविंग द कॉल मनी। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या कहता है देखो, इफ द इशूअर purpose to receive the subscription money in calls, it shall be ensured that outstanding subscription money called within 12 month। सुनना, इसका सिचुएशन क्या है, जैसे मान लो मैंने आज बेटा इशू करे शेयर्स, ठीक है, और मैंने एप्लीकेशन अमाउंट मांग ली जी। एप्लीकेशन अमाउंट थी मेरी फॉर एग्जांपल 2 रुपए, या 2 रुपए छोड़ो, 3 रुपए। 3 रुपए बेटा मैंने एप्लीकेशन में रिसीट कर दिया, बचे कितने, 7 बचे, 7 रुपीज बची बेटा। अब ये 7 रुपए डिमांड करने के लिए क्या, कितने टाइम में करो डिमांड, तो सर 7 रुपए आपके डिमांड होंगे सर 12 मंथ का टाइम रहेगा, यानी कि जो रिमेनिंग कॉल्स हैं वो आप 12 महीने के अंदर अंदर डिमांड करोगे, ठीक है। तो ये कह रहा है सी 12 मंथ के अंदर अंदर डिमांड हो जानी चाहिए, ठीक है। आ, समझ में आ रहा है भाई, यानी कि सर टोटल पैसा 12 महीने के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, फॉर ईच कॉल, ध्यान से सुनना, फॉर ईच कॉल एटलीस्ट 14 डेज नोटिस मस्ट बी गिवन। यानी कि जैसे मान लो आप, आपका जो नॉमिनल वैल्यू था बेटा वो मान लो 10 रुपए का था। एप्लीकेशन में 3 रुपए आ गए, अलॉटमेंट में आपने 2 रुपए ले लिया, 5 हो गए। अब आप फर्स्ट कॉल दे रहे हो 2 रुपए की, तो फर्स्ट कॉल जब आप दोगे तो उससे पहले आप नोटिस दोगे, फिर कितना बच जाएगा बेटा, 3 रुपए। फिर आप 3 रुपए की कॉल दे रहे हो, फिर अगेन आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक और नोटिस देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, जब भी बेटा, जब भी कंपनी क्या करेगी, कॉल्स डिमांड कर रही होगी, तो हर कॉल पे बेटा कंपनी को 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा मेंबर को। नोटिस देने के बाद ही आप क्या कर सकते हो बेटा, कॉल डिमांड कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। Second point, an interval of 1 month is required two successive calls and not more than one fourth of the nominal value of the shares is called in one time। देखना, ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनना यहाँ तक। नोट्स लिखे हुए हैं ना सबने, शिवा नोट्स लिखे हैं तूने? हड्डियां तोड़ू नालायक अभी। सुनना बिल्कुल ध्यान से, देखो क्या कह रहा है, ठीक है। यानी कि ध्यान से सुनना बेटा, सर मैंने आज एक कॉल मंगाई, मान लो मैंने फर्स्ट कॉल डिमांड कर ली, फर्स्ट कॉल डिमांड करी, अब सर सेकंड कॉल क्या अगले दिन ही डिमांड कर दूं, हाँ एक हफ्ते बाद डिमांड कर दूं, नो। तो दो कॉल्स के बीच में बेटा, दो कॉल्स के बीच में मिनिमम 1 महीने का आप गैप रखोगे, ठीक है। और नॉमिनल वैल्यू का 1/4 ही डिमांड करोगे मिनिमम। देखो, नॉट मोर देन, क्या लिखा बेटा, नॉट मोर देन 1/4 ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, यानी कि आप किसी भी कॉल में एक चौथाई से ज्यादा पार्ट नहीं मांग सकते। मान लो 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 10 रुपए का 1/4 कितना हो जाएगा बेटा, हाँ जी, 10 रुपए का 1/4 कितना होगा, कमान बताओ। हाँ जी, 2.5 रुपए।
हाँ, तो 2.5 रुपए से ज्यादा बेटा आप किसी भी कॉल में डिमांड नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या, सुनना सर, पहला सिचुएशन, पहला, आप दो कॉल्स के बीच में मिनिमम 1 महीने का गैप रखोगे। दूसरा, हर कॉल में बेटा आप 1/4 से ज्यादा का डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या था, नोटिस दोगे कम से कम 14 दिन का। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा, आप 1 महीने का गैप रखोगे दो कॉल्स के बीच में। ठीक है, और आप हर कॉल में जो डिमांड करोगे वो 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकता, एक कम हो सकता है, बिल्कुल कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। अब देखो इसके बाद क्या लिखा हुआ, हावेवर कंपनी मे हैव देयर ओन आर्टिकल्स एंड रेज द लिमिट। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो सिचुएशन है बेटा ये तो लॉ में लिखी हुई है। अब ये लॉ ही अलाउ कर रहा है कि कंपनी अपने आर्टिकल में लिमिट को बढ़ा सकती है। ठीक है, कंपनी बेटा अपने आर्टिकल्स में क्या कर सकती है, इस लिमिट को बढ़ा सकती है। तो देखो देयर इज अ पॉइंट डन, यानी कि सर 1/4 से ज्यादा डिमांड करी जा सकती है, हाँ जी, अगर आर्टिकल्स में लिमिट ज्यादा दिखा रखी है तो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, डेफिनेटली जो डायरेक्टर्स हैं बेटा, देखो सर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज पावर टू रिवोक और पोस्टपोन द कॉल्स आफ्टर इट वाज मेट। एक बार कॉल बना, आपने कॉल क्या कर दी बेटा, डिमांड कर दी, आपको पोस्टपोन करना है या कैंसिल करना है कि यार ठीक है हमें नहीं चाहिए पैसा, अभी हमें पैसा बहुत है हमारे पास, अभी हमें नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस कॉल को ही क्या कर सकते हैं बेटा, पोस्टपोन कर सकते हैं या रिवोक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं जॉइंट शेयर होल्डर आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ कॉल्स। ठीक है, यानी कि जो जॉइंट शेयर होल्डर बोलते हैं, जैसे मान लो एक शेयर्स को खरीदने में 3 लोगों ने पार्टनरशिप में शेयर खरीदा हुआ, यानी कि जॉइंटली शेयर परचेस करा हुआ बेटा, तो वो तीनों के तीनों बेटा कॉल्स की पेमेंट के लिए लायबल रहेंगे। तो दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट, इफ ए मेंबर फेल्स टू पे कॉल मनी, अगर कोई भी मेंबर बेटा कॉल मनी पे नहीं कर पाता है, ही इज लायबल टू पे इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट पे करेगा, नॉट एक्सीडिंग द रेट एज स्पेसिफाइड। ठीक है, उस रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो स्पेसिफाइड है आर्टिकल्स में या टर्म्स ऑफ इशू एंड लोअर। ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिटरमाइन, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिटरमाइन कर देंगे। ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर फ्री टू वेव द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होली और पार्टी। अब जरा ध्यान से सुनना, कोई भी पर्सन जिसने कॉल डिमांड नहीं करी, जिसने कॉल डिमांड सॉरी कॉल डिमांड करी थी बट पे नहीं करा, तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बेटा, वो इंटरेस्ट जो स्पेसिफाइड है लॉ में। ठीक है, जो लॉ में जो भी इंटरेस्ट स्पेसिफाइड होगा बेटा, बेसिकली मैं आपको बता दूं, देयर इज इंटरेस्ट अमाउंट इज 10%। ठीक है, 10% चार्ज होगा, बट सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास एक राइट है कि वो सारा का सारा इंटरेस्ट क्या कर सकते हैं बेटा, वेव ऑफ कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, माफ कर सकते हैं, या फिर आधा इंटरेस्ट भी वो माफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या रहा हमारा, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 क्या है, देखो, इफ एनी मेंबर डिजायर टू पे कॉल्स इन एडवांस, सुनना ध्यान से, कॉल डिमांड नहीं करी है बट आप क्या करना चाहते हो बेटा, एडवांस में पैसा देना चाहते हो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मे एट देयर डिस्क्रिशनरी एक्सेप्ट एंड पे द इंटरेस्ट नॉट एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड रेट। यानी कि ध्यान सुनना, कोई भी पर्सन, कौन, कोई भी पर्सन बेटा, अभी तक आपसे कॉल डिमांड नहीं करी गई थी बट आप क्या चाहते हो बेटा, पैसा देना चाहते हो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको अलाउ कर सकते हैं अपनी इच्छा से, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर अलाउ करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको इंटरेस्ट भी पे करेंगे। देखो, जब कॉल्स इन एरियर होता है तो इंटरेस्ट मेंबर को देना पड़ता है, कंपनी को। जब कॉल्स इन एडवांस होता है तो कौन करता है बेटा पेमेंट, फिर कंपनी इंटरेस्ट की पेमेंट करती है बेटा, किसको, मेंबर्स को। ठीक है, बट एक और बात बता दूं आपको, जो कॉल्स इन एडवांस होते हैं बेटा, उसमें आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे जब तक सारे पर्सन को बेटा हम कॉल डिमांड ना कर लें। ठीक है, और किसी भी मेंबर ने कॉल की पेमेंट में बेटा डिफॉल्ट किया तो उसको कंपनी वोटिंग राइट प्रोवाइड नहीं करेगी। और अच्छा एक और चीज, कॉल्स इन एरियर में बेटा 10% का इंटरेस्ट रेट जाता है और कॉल्स इन एडवांस में 12% का इंटरेस्ट रेट पे करती है कंपनी। समझ आया जी, यहां तक कोई डाउट? हाँ बोलो, क्या डाउट है रुचि? फिफ्थ पॉइंट बता दो, कौन सा फिफ्थ पॉइंट पूरा? फिफ्थ पॉइंट का फिफ्थ पॉइंट, बोलना लायक। अच्छा ठीक है, सुन लो बेटा, ये पॉइंट क्या कह रहा है, इफ अ मेंबर फेल्स टू पे कॉल मनी, ही इज लायबल टू पे इंटरेस्ट नॉट एक्सीडिंग द रेट। ठीक है, एज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल्स या फिर टर्म्स ऑफ इशू या फिर सच लोअर रेट एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी डिटरमाइन।
ध्यान से सुना क्या सिचुएशन है। मान लो आप मेंबर थे, मैं कंपनी था, मैंने आपसे पैसे मांगे, आपने पे नहीं किया, आपने पे नहीं किया मतलब डिफॉल्ट कर दिया, अब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बेटा मेरे को। तो इंटरेस्ट रेट क्या है, आर्टिकल में लिखा होना चाहिए या जो भी टर्म्स में डिफाइन है। जब हमने शेयर इशू करे थे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसके टर्म्स में, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी रेट डिसाइड करेंगे वो, उस रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। जनरली अगर मैं लॉ की बात करूं तो 10% का रेट है बेटा इंटरेस्ट पेमेंट का। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है बेटा उनके पास ये पावर है कि वो आपकी कॉल्स को ही वेव ऑफ, सॉरी इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं बेटा, वेव ऑफ कर सकते हैं, या तो पूरा या तो आधा, एज पर द डायरेक्टर डिस्क्रिशनरी पावर। समझ आया? हाँ जी बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी के नीचे बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या कहता है, एक्सेप्टेंस ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। क्या लिखा बेटा, अनकॉल्ड कैपिटल। भैया कंपनी ने कॉल्ड ही नहीं करी है, अनकॉल्ड है। मैं कंपनी, आप मेरे शेयर होल्डर, मैं कंपनी आप मेरे शेयर होल्डर, मैं चाहता हूं आपसे पैसे मांगना, बट मैंने मांगे नहीं अभी तक, मैंने अभी तक कॉल डिमांड नहीं करी है, बट आप ना पे करना चाहते हो गया ना कॉल्स इन एडवांस। हाँ, कॉल्स इन एडवांस हो गया, बट क्या कॉल्स इन एडवांस के लिए कंपनी ऑथराइज है या नहीं है? तो देखो, कहते हैं सेक्शन 50, सेक्शन 50 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, अगर आपके आर्टिकल ने आपको ऑथराइज किया है, आर्टिकल मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने अगर आपको ऑथराइज करा है, तो कहते देखो, अ कंपनी में एक्सेप्ट फ्रॉम एनी मेंबर द होल और पार्ट ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग ऑन अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय हिम, इवन इफ नो पार्ट ऑफ दैट अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अप। यानी कि सर दो चीज, कंपनीज एक्ट सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 कहता है, सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 कहता है, अगर कंपनी को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज कर रहा है, अगर कंपनी को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज कर रहा है कि आप क्या करो बेटा, कॉल्स डिमांड कर लो, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो अभी तक कंपनी ने आपसे कॉल नहीं डिमांड करी है बट आप पे करना चाहते हो, तो कंपनी का आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, हाँ मेंबर कॉल्स इन एडवांस बेटा दे सकते हैं। ठीक है, अगर लिखा नहीं होगा बेटा तो नहीं कर सकते। ठीक है जी, अगर कंपनी ने डिमांड नहीं भी करा तब भी बेटा हम क्या कर सकते हैं, कॉल्स इन एडवांस कंपनी को दे सकते हैं। बट इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, सबसेक्शन 2 क्या कहता है, प्रोवाइड दैट अ मेंबर इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी वोटिंग राइट एट जनरल मीटिंग ऑन द अमाउंट पेड अंटिल द अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अप। ध्यान से सुनना, आपके पास ये राइट तो है कि आप कॉल्स इन एडवांस कंपनी को दे सकते हो, बट बेटा आपको ना वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे जब तक बेटा कंपनी सारे शेयर होल्डर से अमाउंट को कॉल्ड नहीं कर लेती। तो सर फायदा क्या है, आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा बेटा 12% के रेट के हिसाब से। तो सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 कहता है, सर अगर आर्टिकल ऑथराइज कर दे तो कॉल्स इन एडवांस कंपनी रिसीव कर सकती है, राइट। और सबसेक्शन 2 कहता है बेटा, कंपनी कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट तो कर सकती है, बट वोटिंग राइट बेटा उस मेंबर को प्रोवाइड नहीं करेगी जब तक बेटा कंपनी सारे के सारे कॉल्स को क्या ना कर दे बेटा, मेड ना कर दे। यानी कि जब तक सारे कॉल्स डिमांड नहीं कर देती बेटा कंपनी क्या नहीं कर सकती, हम्म, वोटिंग राइट प्रोवाइड नहीं कर सकती। आई होप सो आपको समझ में आया हो। इफ एनी डाउट पूछिए। है किसी ने लाइक को डाउट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला टॉपिक है बेटा हमारे पास, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर क्या होता है सुनिएगा ध्यान से, वैसे तो आपने अकाउंट्स में इसका टर्म्स पढ़ा होगा, बट यहाँ देखेंगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। कहते हैं फॉर फीचर मे बी टर्म्ड एज पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर जब हम शेयर इशू करते हैं तो कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। अच्छा सुनो बेटा, अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाना, दोबारा से रीज्वाइन हो जाना, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है या कंपनी सेट कहता है कि अगर किसी भी शेयर होल्डर ने बेटा टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट करा तो उसकी जो सजा उसको मिलेगी, जो पेनल्टी मिलेगी, उसको बोलते हैं फोर फीचर। तो फोर फीचर ऑफ शेयर मींस टेकिंग बैक द शेयर्स बाय कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कंपनी अपने शेयर्स वापस ले लेगी शेयर होल्डर से इफ द शेयर मेक डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ कॉल्स ऑन शेयर। किसी भी मेंबर ने बेटा, किसी भी शेयर होल्डर ने अगर कंपनी ने कॉल डिमांड करी और आपने पे नहीं करा बेटा, ठीक है, तो इसकी पनिशमेंट आपको मिलेगी, आपके शेयर्स कंपनी वापस ले लेगी। इसी को बोलते हैं बेटा हम
फोर फीचर। अब क्वेश्चन आता है कि कंपनी बेटा अपनी मर्जी से फोर फीचर कर देगी, ये इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो बेटा डेफिनेटली इसके रूल्स होते हैं। तो देखो, फॉर अ वैलिड फॉर फीचर सेटिस्फेक्शन ऑफ फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी। तो नीचे जितनी भी कंडीशन दी है बेटा, इनका सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहला कहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी को ऑथराइज करे कि वो फोर फीचर कर सकती है। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल ले ले बेटा, आपको नोटिस दे, वही 14 डेज का नोटिस देगी बेटा, और उस नोटिस में स्पेसिफाई होगा कि अगर आपने कॉल्स पे नहीं करे तो आपकी बेटा क्या कर दी जाएगी, फॉर फीचर कर जाएगी शेयर का, ठीक है। और पावर कहाँ होना चाहिए बेटा, बोनाफाइड होना चाहिए, और कंपनी के इंटरेस्ट में इस पावर को एक्सरसाइज करेगी। समझे? यहां तक समझ आया? बताओ। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा। तो फोर फीचर बेसिकली कितनी कंडीशन है बेटा, चार। पहली कंडीशन क्या है, आर्टिकल ऑथराइज होना चाहिए। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करेंगे अपना, ठीक है। तीसरा, नोटिस प्रोवाइड करोगे मिनिमम 14 डेज का बेटा। और आप जो ये पावर एक्सरसाइज करोगे फोर फीचर की, ये हमेशा कंपनी के बेनिफिट में होनी चाहिए। क्लियर हुआ? अब सुनना, सर भले कंपनी शेयर वापस ले लेती है, बट मेंबर की ना लाइबिलिटी खत्म नहीं हुई है अभी तक। अब ध्यान से सुनना, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल आपसे डिस्कस करता हूं। बेटा आपने फॉर एग्जांपल कंपनी ने कॉल डिमांड करी और आपने फेल कर दिया, आपने पेमेंट नहीं करी, और अगर जिस दिन आपने फेलियर करा था वहां से एक साल के अंदर अंदर, ध्यान से सुनना, जिस दिन आपने कॉल फेल करे थे बेटा पे करने के लिए, तो वहां से अगर एक साल के अंदर अंदर कंपनी का फॉर फीचर हो जाता है, सॉरी वाइंडिंग अप हो जाता है, कंपनी का क्या हो जाता है बेटा, वाइंडिंग अप हो जाता है। तो जिस दिन कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, राइट, एक साल के अंदर वाइंडिंग अप अगर हो गया कंपनी का, तो वाइंडिंग अप होने के कारण बेटा आपकी जो लायबिलिटी बन रही थी कंपनी की ओर, वो कंपनी आपसे डिमांड कर सकती है। तो यानी कि सर सीधी सी बात है, जिस दिन आपके शेयर फॉरफिट हुए वहां से एक साल के अंदर अंदर कंपनी की वाइंडिंग अप नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो आपकी लायबिलिटी बेटा क्रिएट हो जाएगी, और आपको सारा का सारा बेटा जो कॉल आपने अनपेड किया था वो पे करना पड़ेगा। देखो इसी के नीचे लिखा हुआ है, when forfeiture of shares take place, shareholder cease to the member of and the forfeited shares become the property of company। यानी कि ऑब्वियस सी बात है वो मेंबर नहीं रहेगा, ठीक है, और उसके शेयर्स बेटा आज कंपनी की प्रॉपर्टी हो जाएंगे। इफ लिक्विडेशन टेक प्लेस, लिक्विडेशन का मतलब वाइंडिंग अप, अगर वाइंडिंग अप होती बेटा, ओरिजिनल होल्डर शेल बी रिमेन लायबल एज अ पार्ट ऑफ द मेंबर फॉर कॉल्स विद इन 1 year फ्रॉम द forfeiture, ठीक है। However, a company cannot recover from him more than the difference between the अमाउंट पेबल एंड अमाउंट रिसीवेबल फॉर फीचर। सीधी सी बात है, उतना ही डिमांड करेगी जितना उसका बेटा अनपेड था। कोई डाउट यहां तक? फॉर फीचर क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, बट कंपनी की वाइंडिंग अप होगी तभी, अदरवाइज बेटा नहीं होगा। हाँ बोलो भैया बोलो। वीडियो क्या? वीडियो स्ट्रक? ऑडियो आ रही है ना? आवाज आनी चाहिए भैया। वीडियो का तुम्हारा नेटवर्क, हाँ तो ठीक है फिर, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से शायद तुम्हारी वीडियो क्लियर ना आ रही हो, कोई बात नहीं। देखो अगला आता है, हाँ आप जरा ध्यान सुना, रेशियो फॉर फीचर से क्या है? यस, कंपनी बेटा रेशियो कर सकती है। सीधी सी बात है, सुनो जी ध्यान से। क्या सर, जो फॉरफिट शेयर करे थे, राइट, कंपनी शेयर को रख के क्या कर सकती है? दो ऑप्शन है, या तो उन शेयर को खत्म कर दे बेटा, डिस्ट्रॉयड कर दे, या तो उनको दोबारा से क्या कर दे बेटा, मार्केट में रीइश्यू कर दे किसी दूसरे पर्सन को। तो अगर कंपनी बेटा और फॉरफिटेड शेयर्स को दोबारा से रीइश्यू करती है तो उसका क्या प्रोविजन है, कंपनी जेट क्या कहता है वो देखेंगे। देखो, शेयर फोरफिटेड बाय कंपनी में आइदर कैंसिल, या तो कंपनी उसको क्या कर सकती है बेटा, कैंसिल, या फिर रीइश्यू कर सकती है किसी दूसरे पर्सन को एट द डिस्क्रिशनरी ऑफ द बोर्ड। बोर्ड की बेटा यहाँ पर पावर होनी चाहिए, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दिस इज डन बाय बोर्ड रेजोल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको रीइश्यू करवाने हैं बेटा शेयर्स, तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए। इफ द शेयर्स आर रीइश्यू एट अ प्राइस मोर देन फेस वैल्यू, ध्यान सुनना, फेस वैल्यू से ज्यादा में अगर इशू होते हैं, द एक्सिस प्रोसीड ऑफ द सेल इज नॉट पेबल टू द फॉर्मर ओनर, ठीक है। इफ द आर्टिकल प्रोवाइड अदरवाइज, ठीक है, आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए भैया वो एक्सेस अमाउंट आप कहां पर यूटिलाइज करोगे। द एक्सेस ऑफ द प्रोसीड रिटेन शेल बी कॉन्स्टिट्यूट प्रीमियम एंड मस्ट बी देयरफॉर ट्रांसफर टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो जो भी एक्सेस अमाउंट मंगाओगे आप प्रीमियम से बेटा, वो कहां जाएगा, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, ठीक है। एक केस हुआ था बेटा इसके ऊपर, वो डिस्कस करते हैं। देखो बेसिकली बेटा कंपनी ये बोलती है कि भैया जो शेयर शेयर हमने इशू करे
और एक्सेस अमाउंट में शेयर इशू कर दिए, ठीक है, 10 रुपए का फेस वैल्यू था, 12 रुपए में कर दिया बेटा, 2 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया। अब इस 2 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट का क्या करें? कंपनी ने बेसिकली ये कहती है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा और उसका हम यूज कर लेंगे। बट इसका एक पर एक केस हुआ था बेटा, देखो केस हुआ था नरेश चंद्र सान्याल वर्सेस कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला बेटा, वेयर द आर्टिकल आर साइलेंट विथ रिगार्ड टू द सच सरप्लस, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने रिसीव करा है 2 रुपए का, अगर इसके लिए बेटा हमारा आर्टिकल साइलेंट है, द राइट ऑफ कंपनी अपॉन फोरफीचर एंड सेल्स ऑफ द फोरफीचर शेयर्स is to be used proceed discharge of the liability of the forfeiture was affected, and if there is any balance is belong to the defaulter and it cannot be approached company। यानी कि सीधी सी बात है बेटा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहता है? सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता है भाई सुनो, अगर आप फोरफिटर शेयर इशू री इशू कर रहे हो और उसकी अमाउंट का यूटिलाइजेशन आपको आर्टिकल में लिखना पड़ेगा। अगर आर्टिकल साइलेंट है तो आप फिर उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, आर्टिकल में प्रॉपर लिखना चाहिए। अगर आपने नहीं लिखा तो इट इज नॉट यूजेबल फॉर द कंपनी, समझे? हाँ जी, क्लियर हुआ? अब बोल लिया करो नालायको, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। डिम्पल, रुचि, हाँ ठीक है। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपको बताता हूँ बेटा, आप में से कितने बच्चे जानते हैं सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या होता है? पढ़ा होगा आपने अकाउंट्स में, सरेंडर ऑफ शेयर्स होते हैं, पढ़ा हुआ है? हाँ जी, आई थिंक सभी को पता है सरेंडर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है। याद नहीं है? और किसी को पता है सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? एनीवन एल्स? सरेंडर ऑफ शेयर्स? अरे यार, कनेक्ट करो इसको। हाँ जी, चलो आगे सारे नालायक को जल्दी आ जाया करो। चलिए आप ध्यान से सुनना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करता हूँ, फिर ये चैप्टर खत्म है और क्लास ओवर करता हूँ बेटा। एक कॉन्सेप्ट होता है सरेंडर ऑफ शेयर्स। एक सिचुएशन में आपको बताता हूँ सरेंडर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है। सरेंडर का मतलब है कि मेंबर शेयर्स लेके जाएंगे, कंपनी को दे देंगे कि भाई हमें नहीं चाहिए शेयर्स, शेयर्स रखो, पैसा दो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, कंपनी लॉ कहता है भैया सरेंडर आप नहीं कर सकते, सरेंडर इज नॉट अलाउड। यानी कि सरेंडर करना, सरेंडर ऑफ शेयर्स करना बेटा अनलॉफुल है। तो आपने जो अकाउंट्स में पढ़ा होगा बेटा, इट इज नॉट अ सरेंडर एक्चुअली, आपने बड़ा अच्छे से पढ़ा होगा बेटा, बट कंपनी लॉ कहता है सरेंडर इज नॉट अलाउड। सरेंडर बेटा पूरी तरह से प्रोहिबिटेड होता है, अनलॉफुल है। बस एक ही केस में सरेंडर अलाउड है कि अगर सर सरेंडर तभी पॉसिबल है जब जो हमारा केस है वो सेम इक्वल टू फॉर फीचर की तरह है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, शेयर होल्डर बेटा कॉल्स पे नहीं कर सकता, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो कहेगा कंपनी से भाई मैं शेयर पे ही नहीं कर सकता, पैसा पे ही नहीं कर सकता, मेरे शेयर आप वापस ले लो। तो कंपनी इस केस में अल्टीमेटली करती तो फोर फीचर ही, तो फिर लेकिन फोर फीचर करने के लिए बेटा उसको बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता। बट यहाँ पर कंपनी कहती है ठीक है भाई, सरेंडर का प्रोसेस हम अप्लाई कर लेते हैं, यानी कि सर
जब केस बिल्कुल फॉर फीचर की तरह होगा, जब केस बिल्कुल फॉर फीचर की तरह होगा, उसी केस में सरेंडर पॉसिबल है। यानी कि सर सरेंडर इज नथिंग, इट जस्ट अ शॉर्टर टर्म्स, एक छोटा तरीका है शेयर को फॉरफिट करने का। यहाँ पे लेंदी प्रोसेस को हम अवॉइड करके बेटा एक शॉर्ट प्रोसेस में ही शेयर्स को क्या कर देते हैं, फॉरफिट कर देते हैं। इसी को बोलते हैं बेटा सरेंडर ऑफ शेयर्स। देखो एक बार इसकी थ्योरी देखो, a company cannot accept a surrender of its shares, ठीक है, as every surrender of shares whether fully or not, यानी कि fully है या नहीं है, और reduction of share capital is unlawful, क्या है बेटा ये unlawful है। तो forfeiture is statutory exception and there is only one exception, क्या, however a surrender can be accepted circumstances absolutely, जो circumstances बेटा absolutely किसकी तरह है, बिल्कुल requirement of forfeiture, ठीक है। यानी कि कंपनी लेंदी प्रोसेस ना फॉलो करके बेटा शॉर्ट प्रोसेस फॉलो करके फॉरफिच ही कर रही होती है, बट उसको सरेंडर बोलते हैं। तो सरेंडर बेसिकली इज नॉट अलाउड, अनलॉफुल है बेटा। बट हाँ सरेंडर एक ही केस में अलाउड होगा बेटा, जब कंपनी फॉरफीचर वाला केस यहाँ पर आ रहा है। कंपनी लॉन्ग प्रोसेस फॉलो ना करके एक शॉर्ट प्रोसेस फॉलो करके बेटा कंपनी मेंबर के शेयर्स को क्या कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। तो आज की क्लास बेटा यहीं खत्म होती है। किसी स्टूडेंट को डाउट है तो मेरे से फटाफट पूछे, नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो फटाफट से।